Hello everyone, I hope you all are doing great. I am Sonalika and welcome back to my channel Study with Sonalika. So today we are going to study about class 10 biology chapter 1 life processes और जिसमें हमारा टॉपिक है आज का सर्कुलेशन और ट्रांसपोर्टेशन. ओके, सो सबसे पहले समझते हैं कि होता क्या है सर्कुलेशन या फिर ट्रांसपोर्टेशन. तो हमें पता है कि जितने भी अदर ऑर्गेनिज्म है उन्हें सर्वाइव करने के लिए क्या चाहिए होता है, एक तो खाना चाहिए होता है, दूसरा ऑक्सीजन. तो सिमिलरली ह्यूमन बींग्स को भी चाहिए होता है, हमारे बॉडी को भी रेगुलर सप्लाई ऑफ फूड एंड ऑक्सीजन जरूरी होता है. सो ये फंक्शन हमारे बॉडी में क्या कहलाता है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम. ओके, सो ट्रांसपोर्टेशन नाम से ही पता चल रहा है. फॉर एग्जाम्पल फैक्ट्री में कोई भी चीज बनता है, प्रोडक्ट बनता है, फिर वो पैक वैक होकर के ट्रक में, ठीक है, लोड करके उसे मार्केट में भेजा जाता है. तो उसका ट्रांसपोर्ट होता है, मतलब एक चीज का एक जगह से दूसरे जगह जाना. ठीक है, तो बॉडी में भी हमारे वही होता है. ओके, तो ट्रांसपोर्टेशन को करने के लिए जो मेजर रोल होता है वो किसका होता है. तो इसमें तीन चीजें मेनली इन्वॉल्व होते हैं. एक तो हमारा पंपिंग ऑर्गन दैट इज हार्ट, मैंने यहाँ पे नोट भी किया है, पंपिंग ऑर्गन दैट इज हार्ट. दूसरा होता है ब्लड वेसल्स दैट इज आर्टरीज एंड वेन. ठीक है, आर्टरीज एंड वेन. और तीसरा होता है हमारा सर्कुलेटरी मीडियम. ठीक है, सर्कुलेटरी मीडियम मतलब जिस चीज में वो सर्कुलेट करके जाएगा कहीं पर भी आगे, वो होता है ब्लड और लिम्फ. इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है ब्लड. ठीक है, ब्लड के बारे में भी हम पढ़ेंगे. तो देखो यही था तीनों ट्रांसपोर्टेशन में जो हेल्प करते हैं तीन चीज, वो कौन कौन है. एक है हार्ट पंपिंग ऑर्गन, दूसरा है आर्टरी और वेन जो कि ब्लड वेसल्स है, ठीक है, जिसमें से कोई भी चीज फ्लो करता है, वो रास्ता है जाने का. और तीसरा है सर्कुलेटरी मीडियम यानी कि ब्लड, जिसमें घुल करके कोई भी चीज आगे ट्रांसपोर्ट होता है. तो ये देख लिया हमने. अब इसको समझने से पहले थोड़ा सा हम जानते हैं हमारा हार्ट में कोई भी काम जो हो रहा है, जो हमारा हार्ट है उसमें काम कैसे होता है. ठीक है, सो ब्लड सर्कुलेशन इन ह्यूमन ब्रेन, ठीक है, ह्यूमन हार्ट. तो आगे बढ़ने से पहले हम समझ लेते हैं. एक चार्ट मैंने यहाँ बनाया है, ये बहुत देखने में खिचपिच लग रहा है आपको, लेकिन ऐसा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, मैं समझाऊंगी तो क्लियर हो जाएगा. तो ब्लड सर्कुलेशन इन ह्यूमन हार्ट, ह्यूमन हार्ट में ब्लड का सर्कुलेशन कैसे होता है, ब्लड सर्कुलेट कैसे करता है वो समझते हैं. तो देखो सबसे पहले थ्योरी बताती हूँ, फिर डायग्राम से भी समझेंगे हम लोग. डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम बॉडी. डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब होता है वैसा ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है. कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट गुड फॉर आवर बॉडी, है ना, वो हमारे लिए वेस्ट है, यूजफुल तो है नहीं. तो CO2 जो है हमारे ब्लड के थ्रू कहाँ पे आ जाता है, बॉडी से हमारे राइट एट्रियम में आ जाता है. मैं थोड़ा सा डायग्राम बना के बताती हूँ. यहाँ पे हमारा हार्ट जो है ऐसा नहीं है, पर आप बस समझो अभी. ठीक है, अभी मैं रियल डायग्राम भी दिखाऊंगी. आप जनरली ऐसा हार्ट बना देते हो, पर ये हार्ट का डायग्राम है नहीं. ठीक है, तो हमारा जो हार्ट है ना वो 4 चैम्बर में डिवाइडेड है. ठीक है, 1 2 3 4, कितना, 4 चैम्बर में डिवाइडेड है. तो सबसे पहले क्या होता है कि जब भी हम हार्ट का स्टडी या फिर कोई भी ऑर्गन का स्टडी करते हैं, जैसे मैं खड़ी हूँ तो मेरा जो राइट है वही राइट होता है बुक के डायग्राम में भी. ठीक है, और जो मेरा अभी लेफ्ट है तो वही बुक के डायग्राम में भी लेफ्ट होता है. ठीक है, तो देखो ये यहाँ पे राइट कौन हो जाएगा, मेरा राइट ये है, तो यहाँ पे राइट ये हो गया, और लेफ्ट मेरा इधर है, तो यहाँ पे भी डायग्राम में भी लेफ्ट वही होगा. ओके, ये हो गया लेफ्ट. इसे बोलते हैं ऊपर वाले को 4 चैम्बर है हार्ट का. ठीक है, 1 2 3 4, मतलब समझ लो कि 4 रूम है हार्ट के. ठीक है, 1 2 3 4, तो इधर राइट, इधर लेफ्ट, इधर राइट, इधर लेफ्ट. ये ऊपर वाला रूम हो गया, नीचे वाला, ये ऊपर वाला, नीचे वाला. इन लोग का नाम भी है. ठीक है, इसका नाम भी है चारों का अपना अपना. क्या नाम है इसका, ऊपर वाले का नाम होता है एट्रियम और नीचे वाले का नाम होता है वेंट्रिकल. ओके, एट्रियम एंड वेंट्रिकल. इसका नाम हो गया एट्रियम और इसका नाम हो गया वेंट्रिकल. सेम इधर भी एट्रियम और ये वेंट्रिकल. तो डीऑक्सीजनेटेड मतलब कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड कहाँ पे आ गया, वेना कावा, मतलब हो गया वेन. लार्जेस्ट वेन का नाम है वेना कावा. वेना कावा से कहाँ पे एंटर कर गया, राइट एट्रियम. राइट एट्रियम मतलब यहाँ पे एंटर कर गया ब्लड. ठीक है, अब यहाँ पे एंटर कर गया ब्लड. ब्लड जहाँ पे जाता है वो रिलैक्स रहता है, जब वहां से नीचे चला जाता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है. वो एरिया जहाँ पे ब्लड खाली हुआ वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है. अभी बहुत फास्ट होता है, बहुत फास्ट. ठीक है, तो डीऑक्सीडेटेड ब्लड वेना कावा से कहाँ आ जाता है, हमारा राइट एट्रियम में, यानी कि यहाँ पे आ गया, पूरा बॉडी से ब्लड आ गया यहाँ पे राइट एट्रियम में. अब राइट एट्रियम से राइट एट्रियम पे कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा. जैसे ही ब्लड यहाँ से फ्लो करके नीचे जाएगा तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा. ठीक है, और ये रिलैक्स हो जाएगा. जहां पे ब्लड जाएगा वो रिलैक्स, और जहां से ब्लड खाली हो गया वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा. ओके, जैसे मान लो ये मेरा हाथ है, यहाँ पे ब्लड आया तो ये रिलैक्स था अभी, और नीचे वाला जो चैम्बर है वो कॉन्ट्रैक्ट था. तो ब्लड जैसे यहाँ से नीचे गया, ठीक है, यहाँ से नीचे गया तो ये फिर रिलैक्स हो जाएगा और ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा. समझ में आ रहा है.
तो ये रिलैक्स कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होते रहता है हमारा हार्ट। तो डायग्राम से हमने समझ लिया, अब एक बार यहाँ पे हम चार्ट में समझ लेते हैं फटाफट से, ठीक है। तो देखो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे पूरे बॉडी से, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड पूरे बॉडी से कहाँ पे आया, हमारे राइट एट्रियम में आया। किसके थ्रू, लार्जेस्ट वेन दैट इज वेना कावा के थ्रू आया। कहाँ पे आया, राइट एट्रियम में आया। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि वो रिलैक्स था पहले, जैसे ही ब्लड उससे पास करके नीचे गया तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब क्या हुआ कि राइट वेंट्रिकल में, यानी कि ऊपर वाले चैम्बर में ब्लड आया था तो वो रिलैक्स था, जैसे ही नीचे वाले चैम्बर में गया तो ऊपर वाला कॉन्ट्रैक्ट हो गया और नीचे वाला रिलैक्स। जहाँ पे ब्लड रहेगा वो रिलैक्स रहेगा, बस इतना याद रखना है आपको। राइट एट्रियम से ब्लड कहाँ पे आ गया, राइट वेंट्रिकल में। यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि राइट वेंट्रिकल में ब्लड आया। अब यहाँ पे आने के बाद ब्लड कहाँ जाता है, लंग्स को भेजा जाता है, ठीक है, लंग्स में चला गया। अब ब्लड जैसे ही लंग्स में गया तो फिर क्या हुआ, लंग्स में क्या होता है, हमने पढ़ा था हमने रेस्पिरेशन में कि लंग्स में एल्वियोली जो होते हैं, ब्रोंकियोल्स के लास्ट पॉइंट पे जो बलून लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं दैट इज एल्वियोली, वहीं पे क्या हो रहा था, गैसेस का एक्सचेंज हो रहा था। तो यहाँ पे अब क्या होगा कि जो CO2 वाला ब्लड है उससे CO2 निकाल के दे दिया जाएगा एल्वियोली को, और वहां से ऑक्सीजन ब्लड अपने साथ ले लेगी। जो कौन लेने का काम करता है, हीमोग्लोबिन बाइंड कर लेता है ऑक्सीजन को अपने साथ। तो अब ब्लड कैसा हो गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। ऑक्सीजनेटेड क्यों, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन आ गया, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ दिया गया वहां पे लंग्स में। तो जब हम सांस छोड़ते हैं तो CO2 बाहर निकल जाता है और ऑक्सीजन आ गया, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। और लंग्स से जो फर्स्ट टाइम जब लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर करता है हमारे बॉडी में, यानी कि हमारे हार्ट में, तो वो कहाँ पे एंटर करता है, तो यहाँ पे करता है, यानी कि लेफ्ट एट्रियम में एंटर करता है। ओके, लेफ्ट एट्रियम में ब्लड आ गया। कैसा ब्लड आया, प्योर ब्लड, यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजन वाला ब्लड एंटर कर गया। और लेकर के कौन आता है, तो पल्मोनरी वेन लेकर के आता है, ये एक्सेप्शन केस है, पल्मोनरी वेन लेकर के आया यहाँ पे। अब जहाँ पे आया वो चैम्बर कैसा रहेगा, रिलैक्स। ब्लड जहाँ पे आया वो चैम्बर रिलैक्स, अगर वहां से फिर नीचे आ गया तो नीचे वाला चैम्बर रिलैक्स और ऊपर वाला चैम्बर कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया ब्लड, यानी हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आ गया। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड पूरे बॉडी में सप्लाई होता है, ठीक है, पंप किया जाता है पूरे बॉडी में। कैसा ब्लड, ऑक्सीजन युक्त ब्लड, ठीक है। तो कौन लेकर के जाता है, तो लार्जेस्ट आर्टरी दैट इज अयोर्टा। देखिए अयोर्टा क्या करेगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड को लेकर के पूरे बॉडी में, बॉडी पार्ट में पहुंचा देगा। समझ में आया आप सबको, ठीक है। तो ये था पूरा चार्ट कि ब्लड सर्कुलेशन कैसे होता है ह्यूमन हार्ट में। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। ओके, तो ट्रांसपोर्टेशन को हम समझ लेते हैं इस डायग्राम से, ठीक है, कि हार्ट हमारा कैसे काम करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको ये डायग्राम देख करके डरना नहीं है, ये बहुत देखने में बस हार्ड लग रहा है पर है बहुत आसान। इस डायग्राम को समझने से पहले हम कुछ और समझ लेते हैं सिंपल वे में। यहाँ पे आपको 4 डब्बे दिखाई दे रहे हैं, समझ लो कि ये हमारा हार्ट है, ठीक है, ये हमारा क्या है, हार्ट है, ठीक है। ऐसा एज्यूम करो कि ये हमारा हार्ट है, और हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं, तो 4 चैम्बर होते हैं, 1 2 3 4। और जब भी हम हार्ट या फिर किसी भी ऑर्गन का स्टडी करते हैं, जो फोटो बना होता है हमारे बुक में, वो जैसे मान लो अभी मैं खड़ी हूँ, ठीक है, ऐसे सामने आप खड़ी हूँ, तो मेरा राइट क्या है, इधर है, तो बुक में भी राइट इधर ही होता है, और लेफ्ट मेरा इधर है तो बुक में भी लेफ्ट इधर ही बनेगा। तो इस हिसाब से मेरा राइट अभी इधर है, तो बुक में जो डायग्राम होगा उसका राइट किधर होगा, इधर होगा, ठीक है। राइट इधर हो गया और लेफ्ट किधर हो गया, लेफ्ट मेरा इधर है तो यहाँ पर भी लेफ्ट इधर ही रहता है। ओके, उल्टा मत समझना। तो देखो ये मेरा हार्ट है, हार्ट 4 चैम्बर का होता है। तो चैम्बर मतलब समझ लो रूम, ठीक है, जैसे 4 रूम होते हैं ना, वैसे ही हार्ट के अंदर 4 चैम्बर बना होता है, और सब में दरवाजे होते हैं। दरवाजा ऐसा दरवाजा नहीं होता है, बट समझने के लिए आप समझो कि वो दरवाजा होता है जिससे कि वो खुलता और बंद होते रहता है। जैसे ब्लड एक चैम्बर में एंटर करता है, जैसे एंटर किया वहां का दरवाजा खुला और उससे ब्लड निकल करके दूसरे चैम्बर में चला जाता है, फिर वहां का दरवाजा खुलता है, पहले वो बंद रहता है, जैसे ही ब्लड वहां पे एंटर करता है वो रूम का दरवाजा खुलता है और ब्लड वहां से निकल के दूसरे चैम्बर पे जाता है, ऐसा होता है, जिसे हम वॉल्व बोलते हैं। जो दरवाजा मैं बोल रही हूँ उसे क्या बोला जाता है, वॉल्व, ठीक है। तो 2 वॉल्व होते हैं, एक इस साइड होता है और एक इस साइड होता है। इधर वाले को हम ट्राइकस्पिड वाल्व बोलते हैं, यानी दरवाजा बस समझने के लिए, ठीक है, उसका नाम होता है वॉल्व। और उधर वाले को हम बाइकस्पिड वॉल्व बोलते हैं, लेफ्ट साइड वाले को। चलो समझ लेते हैं, ये 4 चैम्बर है हार्ट के, ये हमारा हार्ट है, ये 4 चैम्बर हो गए, इधर राइट इधर लेफ्ट, और नीचे भी इधर राइट और इधर लेफ्ट, ठीक है। इसे हम एट्रियम बोलते हैं और नीचे वाले को हम वेंट्रिकल बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं इसे, एट्रियम, और इसे वेंट्रिकल बोलते हैं।
सेम इधर भी ऊपर वाले को एट्रियम बोलेंगे और नीचे वाले को वेंट्रिकल बोलेंगे। इतना याद रखना है। उसके बाद देखो क्या होता है कि पूरे बॉडी में हमारे सेल्स में क्या बन रहा था, एज अ वेस्ट CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा था। तो हमारा जो ब्लड में अगर वो घुला रहता है तो उसे हम बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी इम्प्योर ब्लड, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड। तो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड को पूरे बॉडी से, यानी कि इम्प्योर ब्लड को हमेशा कौन लेकर के आता है हार्ट के पास, तो वेन लेके आता है। कौन लेकर के आता है, वेन, याद रखना है, आर्टरी नहीं, वेन लेकर के आता है पूरे बॉडी से। यानी कि हार्ट का हम यहाँ पे सेंटर में होता है, हार्ट के ऊपर से और हार्ट के नीचे से पूरे बॉडी से यहाँ पे ब्लड आता है, इम्प्योर ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कहाँ पे एंटर करता है सबसे पहले, तो यहाँ पे राइट एट्रियम में एंटर करता है। ठीक है, कहाँ पे एंटर करता है, राइट एट्रियम। और लेकर कौन आता है, वेन। वेन में भी वेन का नाम है वेना कावा, लार्जेस्ट वेन होता है। इंफीरियर वेना कावा जो कि हार्ट के नीचे वाले पार्ट से आता है लेकर के, सबसे लार्जेस्ट वेन वही होता है जिसका नाम होता है इंफीरियर वेना कावा। और हार्ट के ऊपर वाले पार्ट से लाने का काम करता है जो वेन, उसका नाम होता है सुपेरियर वेना कावा। ठीक है, तो लार्जेस्ट वेन का नाम क्या है, इंफीरियर वेना कावा, ये भी याद रखना है। तो सबसे पहले हमारा इम्प्योर ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी CO2 रिच ब्लड यहाँ पे आ गया। ठीक है, यहाँ पे एंटर कर गया CO2 रिच ब्लड, CO2 रिच ब्लड यहाँ पे आ गया, यानी कि राइट एट्रियम में आया। अब राइट एट्रियम के बाद क्या होता है, यहाँ का जो दरवाजा है, जब मैंने बोला दरवाजा लगा होता है, वो खुल जाता है। शुरू में बंद रहता है, फिर खुलता है। खुलने के बाद क्या होता है, फटाक से ब्लड क्या होता है, सारा फ्लो कर जाता है नीचे। और ये वॉल्व किस लिए भी होता है, ये दरवाजा है, वॉल्व है, ये किस लिए होता है, ताकि जो ब्लड है उसका रिवर्स या फिर बैक फ्लो ना, मतलब वापस से ऊपर ना चला जाए। इसलिए तुरंत दरवाजा क्या होता है, जो वॉल्व है, बंद हो जाता है। ठीक है, अब ब्लड जो है CO2 रिच ब्लड कहाँ पे आ गया हमारा, राइट वेंट्रिकल में आ गया। ठीक है, कहाँ पे आ गया, राइट वेंट्रिकल में आ गया। अब राइट वेंट्रिकल के बाद क्या होता है कि ब्लड जो है वो भेजा जाता है हमारे लंग्स के पास। ठीक है, कहाँ पे भेजा जाएगा इस ब्लड को, लंग्स के पास भेजा जाएगा, लंग्स के पास भेजा जाएगा इस ब्लड को। ठीक है, कौन सा ब्लड, तो CO2 वाले ब्लड को लंग्स के पास भेजा गया। ठीक है, अब लंग्स में हम पढ़ चुके हैं रिस्पिरेशन में कि क्या होता है, वहां पे एल्वियोली पाए जाते हैं। याद है आपको, बलून लाइक स्ट्रक्चर जो गुच्छों में था, है ना, ब्रोंकियोल्स के एंड पॉइंट पे प्रेजेंट था बलून लाइक स्ट्रक्चर, जिसको एल्वियोली बोलते हैं। वहीं पे क्या हो रहा था, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो अब वहां पे CO2 वाला ब्लड गया तो उससे क्या होगा कि CO2 को वहीं पे छोड़ दिया जाएगा, और जब हम सांस छोड़ेंगे, एक्सहेल करेंगे, तो वो CO2 वापस से एनवायरमेंट में, एटमॉस्फेयर में चला जाएगा। ठीक है, और वहां पे जो ऑक्सीजन है, जो भी हम एयर इनहेल करते हैं, तो ऑक्सीजन जाता है वहां पे एल्वियोली में, तो ऑक्सीजन को ब्लड अपने साथ ले लेता है। कौन बाइंड करता है उसे अपने साथ, हीमोग्लोबिन। याद आया, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन जाता है, ब्लड में चला जाता है ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन अब आ गया यहाँ पे ब्लड में, इसे वहीं पे छोड़ दिया गया। ठीक है, इसे वहीं पे छोड़ दिया गया और अपने साथ ब्लड किसे ले लेता है, ऑक्सीजन वाला ब्लड अब आ गया यहाँ पे। और एक चीज याद रखना है कि जब यहाँ से राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड CO2 रिच ब्लड है, उसे ले जाने का काम लंग्स तक कौन किया, वेन नहीं करता है। यहीं पे एक एक्सेप्शन केस है जो कि इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है कि जब राइट वेंट्रिकल से जो CO2 यानी कि इम्प्योर ब्लड को ले जाने का काम वेन नहीं, आर्टरी करता है। ठीक है, और यही एक्सेप्शन केस है जहां पे आर्टरी जो है वो इम्प्योर ब्लड को कैरी कर रहा है। बाकी हर जगह आर्टरी हमेशा कैसा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, प्योर ब्लड को ही कैरी करेगा। लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन केस है कि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ से यानी कि राइट वेंट्रिकल से लंग्स तक ब्लड को ले जाने का काम, CO2 वाले ब्लड को ले जाने का काम कौन करता है, एक आर्टरी करता है, जिसका नाम है पल्मोनरी आर्टरी। ये याद रखना है, बस एक्सेप्शन केस है, यहीं पे आर्टरी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को बस यहीं पे आर्टरी ले जाता है। बाकी हर जगह आर्टरी का काम क्या है, प्योर ब्लड को, ऑक्सीजन वाले ब्लड को कैरी करना। ओके, तो CO2 रिच ब्लड को कौन लेके गया अपने साथ, पल्मोनरी आर्टरी लेके गया लंग्स में, और लंग्स में एक्सचेंज ऑफ गैसेस हुआ, यानी कि CO2 को वहां पे छोड़ दिया गया, जो कि हम सांस छोड़ते हैं तो फिर बाहर निकल जाता है एटमॉस्फेयर में, और जो वहां पे एल्वियोली में ऑक्सीजन था वो बाइंड कर जाएगा हीमोग्लोबिन के साथ, किसमें मिल जाएगा, हमारे ब्लड में मिल जाएगा, रेड ब्लड सेल्स में आ जाएगा, ब्लड में आ जाएगा, और फिर ऑक्सीजन वाले ब्लड को लाने का काम कौन करता है, ये भी एक्सेप्शन केस है कि लंग्स से ऑक्सीजन रिच ब्लड को कौन लेकर के आता है और कहाँ लेकर के आता है, तो लेकर के आता है कौन, आर्टरी नहीं लेकर के आता है। प्योर ब्लड है और काम है किसका, प्योर ब्लड को ले जाने का, आर्टरी का। लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन केस है कि यहाँ पे प्योर ब्लड जो है वो वेन लेकर के आता है। कौन सा वेन, उसका नाम क्या है, तो पल्मोनरी वेन। ठीक है, क्या नाम है, पल्मोनरी वेन। क्या करेगा कि ऑक्सीजन युक्त ब्लड को लंग से लेकर के कहाँ पे आएगा, हार्ट में। हार्ट में सबसे पहले कहाँ एंटर करता है, यहाँ पे एंटर करता है, यानी कि लेफ्ट एट्रियम में एंटर करता है।
ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, O2 वाला ब्लड आ जाएगा। लेफ्ट एट्रियम में क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन रिच ब्लड आ जाएगा। लेकर के कौन आएगा, एक्सेप्शन केस, वेन लेकर के आएगा। ऐसे तो वेन का काम है इम्प्योर ब्लड को हर जगह कैरी करना, लेकिन यहाँ पे बस एक ही जगह है जो वो प्योर ब्लड को लेकर के आता है हार्ट में, दैट इज, उसका नाम क्या है उस वेन का, पल्मोनरी वेन। मैं यहाँ पे नाम लिख दे रही हूँ, पल्मोनरी वेन। ठीक है, तो ये कहाँ पे आ गया, पल्मोनरी वेन O2 रिच ब्लड को कहाँ पहुंचा दिया, लेफ्ट एट्रियम में। ओके, अब लेफ्ट एट्रियम का वॉल्व खुलेगा यानी इसका गेट खुलेगा और यहाँ से जो ब्लड है फ्लो कर जाएगा नीचे। ठीक है, O2 वाला ब्लड कहाँ पे आ जाएगा, नीचे, यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाएगा। ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल में कौन आ गया, ऑक्सीजन वाला ब्लड आ गया। अब तो ब्लड प्योर हो गया है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया, उसमें ऑक्सीजन है। तो यहाँ से अब ब्लड को पूरे बॉडी में अब सप्लाई कर दिया जाता है। पूरे बॉडी में ब्लड के थ्रू कहाँ पे चला जाएगा, ऑक्सीजन सेल्स में चला जाएगा और फिर सेल्स में एनर्जी बनने का काम होगा, एटीपी बनने का काम होगा। तो यहाँ से यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजन वाले ब्लड को कौन लेकर के जाता है पूरे बॉडी में, तो आर्टरी लेकर के जाता है। सबसे लार्जेस्ट आर्टरी जो है वो लेकर के जाता है, जिसका नाम क्या होता है, अयोर्टा। ठीक है, याद रखना है, अयोर्टा इज द लार्जेस्ट आर्टरी और वही जो है ऑक्सीजन वाला ब्लड को पूरा बॉडी में ले जाने का काम करता है। ठीक है, कौन लेके जाता है बॉडी तक, AORT, अयोर्टा पूरे बॉडी में ऑक्सीजन वाले ब्लड को पहुंचा देता है। ठीक है, ये मैंने एक इजी वे में समझाने की कोशिश किया। आई होप कि आपको ये वाला समझ में आ गया है। अगर ये समझ गए हैं तो अब हम मेन जो हमारा डायग्राम है हार्ट का वो भी समझ लेते हैं। चलो, जो कुछ यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत छूट गया है अभी हम इस डायग्राम से क्लियर करते हैं। ओके, ठीक है, तो इजी तरीके से तो हमने समझ लिया कि हार्ट कैसे फंक्शन करता है। ठीक है, इसमें ब्लड का कैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है। अब हम मेन जो हमारा हार्ट का डायग्राम है उसे भी एक बार समझ लेते हैं। ओके, तो हम समझते हैं हार्ट को। ठीक है, ये हमारा हार्ट का डायग्राम है, ह्यूमन हार्ट, तो समझ लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है, मैंने क्या बताया आपको कि पूरे बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को कौन लेकर के आता है हार्ट के पास, तो वेन लेकर के आता है। वेन में भी अगर हार्ट के ऊपर वाले पार्ट से आ रहा है तो सुपीरियर वेना कावा कहेंगे, और हार्ट के नीचे वाले बॉडी पार्ट से आ रहा है हार्ट में ब्लड तो उसे इंफेरियर वेना कावा कहते हैं। और सबसे लार्जेस्ट जो वेन है हमारा वो इंफेरियर वेना कावा है। तो चलो, सबसे पहले बॉडी से पूरा ब्लड आ गया। ठीक है, हमारे बॉडी से, ह्यूमन बॉडी से पूरा ब्लड जो है CO2 रिच ब्लड कहाँ पे आ गया कि हार्ट जहाँ उससे ऊपर वाले पार्ट ब्रेन वगैरह से आता है, और एक बॉडी जहाँ पे हार्ट है हमारा उसके नीचे वाले पार्ट से हार्ट में ब्लड इंटर करता है, CO2 वाला ब्लड। तो यहाँ से ऊपर वाली जगह से एंटर कर गया और यहाँ से हार्ट के नीचे वाले पार्ट से ब्लड एंटर किया। तो सबसे पहले यहाँ पे एंटर करता है। ये क्या है हमारा, मैंने बताया आपको पहले भी, ये हमारा राइट एट्रियम है। राइट एट्रियम में कैसा ब्लड आया, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड आया। फिर यहाँ का वॉल्व जो है, ये वॉल्व है। ठीक है, ये वॉल्व खुलेगा और ब्लड कहाँ पे आ जाएगा, इसके नीचे, यानी कि राइट वेंट्रिकल में आ जाएगा हमारा ब्लड। कैसा ब्लड आया यहाँ पे, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड आया। ओके, अब यहाँ से जो है एक्सेप्शन केस याद आया, पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी का काम क्या है, हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करना, लेकिन बस यहाँ पे क्या करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड को पल्मोनरी आर्टरी कहाँ लेके जाता है, लंग्स तक लेके जाता है। देखो, यहाँ से हमारा गया और फिर लंग्स में, यहाँ से ब्लड एंटर किया और हमारे लंग्स में जाता है। ठीक है, लंग्स में चला गया ब्लड और वहां पे क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेज होगा। ठीक है, O2 को लिया जाएगा और CO2 को वहां पे छोड़ दिया जाएगा। फिर जब हम सांस छोड़ते हैं तो बाहर निकल जाता है और O2 को ब्लड अपने साथ ले करके कहाँ पे आता है सबसे पहले, तो यहाँ आता है। ठीक है, यहाँ यानी कि लेफ्ट एट्रियम में आता है सबसे पहले। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सबसे पहले जो प्योर ब्लड है हार्ट के किस चैम्बर में एंटर करता है, तो आंसर होगा आपका लेफ्ट एट्रियम में एंटर करता है। ओके, ऑक्सीजन रिच ब्लड। और ये एक्सेप्शन केस भी है क्योंकि जो लेके आने का काम होता है ना प्योर ब्लड को, वो ऐसे तो प्योर ब्लड को कैरी करने का काम किसका है, आर्टरी का है, लेकिन यहाँ पे वेन लेके आता है। ठीक है, एक ही जगह पे वेन जो है प्योर ब्लड को कैरी करने का काम करता है, वो यही है कि लंग्स से जो प्योर वाला ब्लड यानी O2 वाला ब्लड हार्ट तक लाने का काम किसका होता है, यहाँ पे वेन का, जिसका नाम है पल्मोनरी वेन। ओके, पल्मोनरी वेन यहाँ पे प्योर ब्लड को, O2 वाले ब्लड को लेफ्ट एट्रियम में लेके एंटर करता है। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, वॉल्व खुलता है और ब्लड नीचे यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाता है। कौन सा ब्लड, ऑक्सीजन वाला ब्लड। ठीक है, O2 वाला ब्लड यहाँ आ गया। अब यहाँ से क्या होगा कि जो लार्जेस्ट आर्टरी है हमारा, दैट इज अयोर्टा। ठीक है, यहाँ से ब्लड यहाँ गया और यहाँ से अयोर्टा के थ्रू यहाँ से एंटर करते हुए अयोर्टा, ये हमारा अयोर्टा को, ये जो ट्यूब दिख रहा है ये अयोर्टा है।
अयोर्टा के थ्रू पूरे बॉडी में ऑक्सीजन युक्त ब्लड को सप्लाई कर दिया जाता है, पंप कर दिया जाता है, किसके द्वारा? हार्ट के द्वारा। और फिर बॉडी के सारे सेल्स तक ऑक्सीजन युक्त ब्लड पहुंच जाते हैं, यानी ऑक्सीजन पहुंच जाता है। और फिर वहां पे आगे का काम जो है एनर्जी बनाने का, एटीपी बनाने का सेल्स में होता है। ओके, आई होप कि आपको ये डायग्राम भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा, हार्ट का फंक्शन भी क्लियर हो गया होगा। एक चीज और, एक दो पॉइंट और है जो हमें हार्ट के बारे में जानना है। ये जो दीवार दिख रहा है आपको, ठीक है, वॉल दिख रहा है, ये सेप्टम कहते हैं, जो कि लेफ्ट और राइट चैम्बर को अलग करने का काम करता है एज अ दीवार के रूप में, जिसे हम सेप्टम कहते हैं। ठीक है, राइट पार्ट जो होता है ना हार्ट का, ये राइट पार्ट ये हल्का पतला होता है, ठीक है। लेकिन अगर हम देखें लेफ्ट वाले पार्ट को, तो ये चौड़ा दिख रहा है। चौड़ा क्यों होता है? क्योंकि इसे ज्यादा काम करना रहता है। लेफ्ट वाले पार्ट में बस ब्लड आता है और लंग्स के पास ही जाना रहता है, इसे कम डिस्टेंस ट्रेवल करना रहता है, तो इसको बहुत ज्यादा काम नहीं करना होता है, इसलिए इसका जो दीवार होता है वो पतला होता है। ठीक है, लेकिन जो लेफ्ट है, लेफ्ट वाले साइड जो ये आपको दिख रहा है हार्ट का दीवार, ये मोटा होता है और ये फ्लेक्सिबल भी होता है, ठीक है, और मोटा होता है, थिक होता है। क्यों? क्योंकि हार्ट को यहाँ से जो ब्लड पंप करना है, भेजना है, पूरे बॉडी में भेजना है, ऊपर नीचे हर जगह, मतलब ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना है, तो इसे जोर ज्यादा लगाना रहता है, इसलिए इसका वॉल जो है वो मोटा होता है, ठीक है, ताकि वो डैमेज ना हो। ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। हार्ट को डबल सर्कुलेटरी सिस्टम में कहते हैं। हमारे बॉडी में जो सर्कुलेशन है वो डबल सर्कुलेशन होता है। डबल सर्कुलेशन का मतलब क्या होता है पता है आपको? देखो, इस कंप्लीट साइकिल में, जैसे कि देखो ब्लड कहाँ से कहाँ आया, बॉडी से गया हमारे हार्ट में पहले, फिर हार्ट से गया लंग्स में, फिर लंग्स से वापस आया हार्ट में, फिर हार्ट से फिर गया बॉडी में, और ये पूरा एक साइकिल हुआ। और इस कंप्लीट साइकिल में जो हमारा ब्लड है वो हार्ट से 2 बार गुजरता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? डबल सर्कुलेशन। ओके, तो डबल सर्कुलेशन समझते हैं। हमारे बॉडी में क्या होता है, सबसे पहले यहाँ समझ लेते हैं। बॉडी है हमारा, बॉडी से क्या हो रहा था कि CO2 रिच ब्लड कहाँ पे आ रहा था? हार्ट में आ रहा था, हमारे हार्ट में जा रहा था। अब हार्ट से कहाँ जा रहा था CO2 रिच ब्लड? लंग्स में जा रहा था, ठीक है। ये हमारा बॉडी है, बॉडी से CO2 रिच ब्लड कहाँ पे जा रहा था? CO2 रिच ब्लड कहाँ पे जा रहा था? हमारे हार्ट में जा रहा था। और हार्ट से CO2 रिच ब्लड कहाँ पे जा रहा था? हमारे लंग्स में जा रहा था। CO2 वाला ब्लड कहाँ पे जा रहा था? लंग्स में जा रहा था। और लंग्स में क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है, CO2 को छोड़ दिया जाता है, O2 को ले लिया जाता है, तो फिर O2 वाला ब्लड वापस कहाँ पे आ रहा था? ऑक्सीजन वाला ब्लड हमारे हार्ट में आ रहा था, ठीक है। और हार्ट से ऑक्सीजन वाला ब्लड कहाँ पे जा रहा था? हमारे बॉडी में वापस ऑक्सीजन को सप्लाई कर दिया जा रहा था, मतलब ऑक्सीजन को वापस बॉडी में भेज दिया जा रहा था हार्ट के द्वारा। तो ये जो कंप्लीट साइकिल है, ठीक है, यहाँ शुरू होता है और यहीं पे आके खत्म होता है। बॉडी से शुरू हो रहा है, बॉडी पे खत्म हो रहा है, ये पूरा साइकिल है। तो ये जो हमारा साइकिल है, इसे हम डबल सर्कुलेशन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि देखो इस कंप्लीट साइकिल में जो ब्लड है वो हार्ट से 2 बार गुजरता है। 2 बार कब गुजरा? एक बार बॉडी से CO2 वाला ब्लड कहाँ पे गया? हमारे हार्ट में, ठीक है, एक बार आया, फिर यहाँ से लंग्स में गया, फिर दूसरे बार फिर से यहाँ पे हार्ट में हमारा ब्लड आता है ऑक्सीजन वाला, ठीक है, और फिर यहाँ से पूरे बॉडी में भेज दिया जाता है। तो इस कंप्लीट साइकिल में हार्ट से ब्लड कितना बार गुजरा? 2 बार गुजरा, तो इसलिए इसे क्या कहा जाता है? डबल सर्कुलेशन कहा जाता है। और हमारे बॉडी में क्या सर्कुलेशन होता है? डबल सर्कुलेशन होता है। एक चीज और, हार्ट बीट जो होता है ना, हमारा हार्ट बीट जो सुनाई देता है आपको, वो धक धक नहीं होता है, वो लब डब होता है, ठीक है, LUB लब, DUB डब, लब डब ऐसा साउंड आता है। ओके, और ये हार्ट का जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्स होने का प्रक्रिया है ना, वही सुनाई देता है हमें। जब वो रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट होता है, रिलैक्स कॉन्ट्रैक्ट होते रहता है, वही साउंड लबडब के रूप में हमें सुनाई देता है। ओके, तो अब हम जानते हैं लिम्फ के बारे में कि लिम्फ क्या होता है। तो लिम्फ जो होते हैं वो हमारे सेल्स के बीच में प्रेजेंट होते हैं, यानी कि सेल्स के बीच में जो गैप होता है, इंटरसेलुलर स्पेस होता है, वहां पे प्रेजेंट होते हैं। और ये आपको दिख रहा है ब्लड वेसल, ठीक है, और यहाँ पे जो नेटवर्क दिख रहा है ये है कैपिलरीज, ठीक है, ब्लड का ही पतला पतला ट्यूब्स। ओके, तो ये जो गोल स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, ये क्या है? ये सेल्स हैं, ठीक है। तो सेल्स के बीच में ही यहाँ पे एज अ फ्लूइड ऐसे स्टोर रहता है, यानी कि जमा रहता है, निकला हुआ रहता है, ठीक है, हर जगह पे ऐसे रहता है लिम्फ। और लिम्फ हेल्प करता है ट्रांसपोर्टेशन में, यानी कि टिश्यू के चीजों को हार्ट तक ले जाने में हेल्प करता है। और दूसरा जो लिम्फ का काम होता है वो होता है जर्म्स को किल करने का। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट लिम्फ। सो हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा था ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स, कैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है, सर्कुलेशन होता है, हार्ट कैसे काम करता है, ये हमने देखा। आज हम उसी का एक छोटा सा टॉपिक जो कि बच गया था वो देखते हैं, वो है ब्लड, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा भी है ब्लड क्या होता है? टिश्यू है, ठीक है, हमारे बॉडी में ब्लड क्या है? टिश्यू है। और कैसा टिश्यू है? अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, क्योंकि ब्लड आपको पता है लिक्विड होता है जो कि हर जगह ट्रांसपोर्ट करता है हमारे बॉडी के अंदर।
तो ब्लड जो है उसका दो पार्ट होता है, ठीक है। इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, एक होता है इसका सॉलिड पार्ट, दूसरा होता है इसका लिक्विड पार्ट, ठीक है। सॉलिड कंपोनेंट एंड लिक्विड कंपोनेंट होते हैं ब्लड के। सॉलिड में क्या आता है, तो ब्लड सेल्स आते हैं, ब्लड कॉर्पसल्स जिसे हम कहते हैं। उसमें क्या आता है, तो उसमें आता है हमारा डब्ल्यूबीसी आता है, आरबीसी आता है और प्लेटलेट्स आता है। यानी रेड ब्लड सेल्स आते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स आते हैं, प्लेटलेट्स आते हैं। तीनों का अपना अपना काम होता है। जैसे कि आरबीसी का क्या काम होता है, रेड ब्लड सेल्स का रेस्पिरेटरी गैसेस को कैरी करता है, यानी O2 और CO2 को कैरी करता है, बॉडी में एक जगह से दूसरे जगह से पहुंचाने का काम करता है। दूसरा इसमें HB दैट इज हीमोग्लोबिन पिगमेंट पाया जाता है, जिसके कारण जो हमारे ब्लड का कलर है वो कैसा होता है, रेड होता है, लाल होता है। दूसरा है WBC दैट इज व्हाइट ब्लड सेल्स। तो व्हाइट ब्लड सेल्स हमारे बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, जो भी फॉरेन जर्म्स वगैरह आते हैं, फॉरेन एंटीजन यानी कि बैक्टीरिया, वायरस, ये सारे हमारे बॉडी को अटैक करते हैं, तो उसके अगेंस्ट लड़ते हैं, एंटीबॉडी बना करके उनसे लड़ने का काम करते हैं। WBC इम्यूनिटी प्रोवाइड करना इनका सिंपल काम होता है। तीसरा है प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स का काम क्या होता है, ब्लड क्लॉट करना, ठीक है। जैसे आपको कहीं चोट लग जाता है, इंजरी वगैरह होता है, तो वहां पे कुछ देर के बाद ब्लड क्लॉट हो जाता है, वो किसका काम होता है, ब्लड प्लेटलेट्स का। ये हमने देखा सॉलिड पार्ट। अब ब्लड का जो लिक्विड कॉम्पोनेंट है दैट इज प्लाज्मा, ठीक है। तो प्लाज्मा क्या होता है, येलो कलर का फ्लूइड होता है जिसमें 90% वाटर होता है और 10% अदर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, जिसमें कि प्रोटीन्स, कुछ प्लाज्मा के प्रोटीन लाइक कि एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, ये सारे पाए जाते हैं ब्लड प्लाज्मा में, ठीक है। प्रोटीन्स है सारे। तो मैं यहाँ पे नोट भी कर देती हूँ और फिर आपको समझा देती हूँ अच्छे से। ओके, तो यहाँ पे मैंने नोट कर दिया है पूरा पॉइंट। एक बार फिर से हम समझ लेते हैं इसे, ठीक है। सो ब्लड क्या है, एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है जिसका दो पार्ट होता है, एक होता है सॉलिड कंपोनेंट और दूसरा होता है हमारा लिक्विड कंपोनेंट। सॉलिड कंपोनेंट में ब्लड सेल्स ब्लड सेल्स आते हैं जिन्हें ब्लड कॉर्पसल्स भी कहते हैं। इसमें तीन पार्ट आते हैं इसके। ब्लड सेल्स तीन होते हैं, पहला होता है हमारा आरबीसी, दूसरा होता है डब्ल्यूबीसी और तीसरा होता है प्लेटलेट्स। आरबीसी का फुल फॉर्म रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म व्हाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स। ओके, सो आरबीसी का काम क्या होता है कि ये रेस्पिरेटरी गैसेस को कैरी करता है बॉडी में, जैसे कि O2 और CO2। O2 को पूरे बॉडी में लेके जाता है और CO2 को लंग्स के पास लेके जाता है, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, इसमें हीमोग्लोबिन HB दैट इज हीमोग्लोबिन पिगमेंट पाया जाता है, जिसके कारण हमारे ब्लड का जो कलर है वो कैसा होता है, लाल होता है, रेड होता है। दूसरा होता है WBC व्हाइट ब्लड सेल, ठीक है। ये हमारे बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, जो भी फॉरेन पार्टिकल्स बॉडी के अंदर एंटर करते हैं, बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, उनसे लड़ता है, एंटीबॉडी बनाता है, हमारे बॉडी को डिफेंस करता है। ओके, तीसरा है हमारा प्लेटलेट जो कि ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। अब हम देखते हैं इधर लिक्विड कंपोनेंट दैट इज प्लाज्मा, ठीक है। प्लाज्मा क्या होता है, एक येलो कलर का फ्लूइड है जिसमें 90% पानी होता है और 10% अदर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस यानी प्लाज्मा प्रोटीन्स पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल ग्लोब्यूलिन, फिब्रिनोजेन, एल्ब्यूमिन, थ्रोम्बिन, ये सारे क्या है, प्लाज्मा के प्रोटीन्स है। चलो प्लाज्मा के बारे में एक इंटरेस्टिंग चीज बताती हूँ आपको। प्लाज्मा थेरेपी आपने सुना होगा, अभी कुछ टाइम पहले, कुछ साल पहले 2019 में क्या आया था, कौन सा डिजीज आया था, कोविड-19, जो कि कोरोना वायरस के कारण हो रहा था। तो प्लाज्मा थेरेपी से डॉक्टर उसका यूज कर रहे थे, प्लाज्मा थेरेपी पेशेंट्स को ठीक करने में। तो ये प्लाज्मा थेरेपी है क्या, तो देखो हमारा ब्लड जो है ना, मैंने बताया कि ब्लड, मान लो ये टेस्ट ट्यूब में मैंने ब्लड को लिया, ठीक है। चलो एक टेस्ट ट्यूब में मैंने ब्लड को लिया, तो अगर इसे हम सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन में डाल करके सेंट्रीफ्यूज करें, सेंट्रीफ्यूगेशन मतलब होता है किसी चीज को बहुत स्पीड से घुमाना। मान लो कि ये टेस्ट ट्यूब ऐसे मैंने ब्लड डाला है और इसे बहुत स्पीड से घुमाता है, सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन में घुमाया जाता है। तो घुमाने के बाद अगर हम देखेंगे तो दो कंपोनेंट्स है, एक है हमारा सॉलिड वाला, एक हमारा लिक्विड वाला। तो यहाँ पे क्या होगा, प्लाज्मा और रेड ब्लड सेल्स और WBC और प्लेटलेट्स, ये सारे होते हैं। तो प्लाज्मा का सबसे ज्यादा भाग होता है ब्लड में, कितना होता है, 55%, 55%। और रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं वो होते हैं लगभग 42%, और जो व्हाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स है वो 3% होते हैं। तो ये जो प्लाज्मा है, जो कि येलो कलर का फ्लूइड है, इसका प्लाज्मा थेरेपी में यूज कैसे होता था ये बताती हूँ। एक एग्जांपल देती हूँ, आपको समझ में आ जाएगा प्लाज्मा थेरेपी क्या होता था। तो एक A पर्सन है और एक B पर्सन है, दो लोग हैं, एक का नाम है A, एक का नाम है B। मान लो A को कोरोना वायरस अटैक किया, यानी कोविड-19 बीमारी हुआ था इसको, और वो कुछ दिन के बाद, 10-15 दिन के बाद रिकवर कर जाता है, यानी कि इसके बॉडी में अब एंटीबॉडी बन चुका है, किसके अगेंस्ट, तो कोरोना वायरस के अगेंस्ट, ठीक है, एंटीबॉडी बन चुका है। तो इसका प्लाज्मा को लेकर के डॉक्टर्स क्या कर रहे थे, जिसे अभी हुआ है, ठीक है, अभी अभी जिसे बीमारी हुआ है उसके ब्लड में ट्रांसफर किया जा रहा था, डाला जा रहा था, ताकि जो इसके बॉडी में बन गया है एंटीबॉडी वो किसके पास चला जाए, किसके बॉडी में चला जाए, जो इसे अभी बीमारी हुआ है, दैट इज बी को अभी अभी बीमारी हुआ है, तो उसके बॉडी में एंटीबॉडी डाल दिया गया।
अब क्या होगा कि बी कुछ टाइम के बाद रिकवर कर जाएगा। क्यों रिकवर कर जाएगा और जल्दी रिकवर करेगा? क्योंकि इसे बना बनाया एंटीबॉडी मिल गया, हथियार मिल गया इसकी बॉडी को, तो ये आसानी से क्या करेगा, कोरोना वायरस से लड़ लेगा और फिर रिकवर कर जाएगा। तो इस तरीके से प्लाज्मा थेरेपी का यूज कर रहे थे डॉक्टर्स जब कोविड-19 बीमारी चल रहा था। ओके, तो ये था ब्लड के बारे में। तो हमने ब्लड को समझ लिया, ब्लड क्या होते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं ब्लड प्रेशर क्या होता है। तो आप सबने सुना होगा घर में किसी को बीपी है ना, बीपी रहता है। बीपी मतलब क्या होता है, ब्लड प्रेशर। देखो ब्लड प्रेशर बहुत सिंपल है, ब्लड के वेसल्स पे जो प्रेशर लगता है वही ब्लड प्रेशर कहलाता है। मान लो कि ये एक ब्लड वेसल है, ठीक है, तो इसके अंदर क्या फ्लो हो रहा है, ब्लड फ्लो हो रहा है। तो इसके जो दीवार है, ठीक है, इसके अंदर के जो वॉल है ब्लड के, उसके ऊपर ब्लड क्या कर रहा होगा, फ्लो हो रहा होगा, प्रेशर लगा रहा होगा, उसी प्रेशर को ब्लड प्रेशर कहा जाता है। मान लो कि ये ब्लड वेसल है, ठीक है, ये क्या है, ब्लड वेसल है, तो इसके अंदर क्या फ्लो हो रहा है, ब्लड फ्लो हो रहा है। तो ब्लड फ्लो हो रहा है ना इसके अंदर, ब्लड वेसल के अंदर, तो इसके वॉल्स पे, ये वॉल हो गया और ये भी वॉल हो गया, तो इन वॉल पे जो ब्लड का प्रेशर लगता है इसे ही क्या कहा जाता है, ब्लड प्रेशर कहा जाता है। तो इसे मेजर किया जाता है, और जिस मशीन से ब्लड प्रेशर को हम मेजर करते हैं उसका नाम क्या है पता है आपको, स्फिग्मोमैनोमीटर। क्या नाम है, स्फिग्मोमैनोमीटर, ठीक है, स्पेलिंग होता है इसका ये, बीपी मशीन, यानी ब्लड प्रेशर को मेजर करने वाला मशीन है, ठीक है। तो ब्लड प्रेशर हम कैसे मेजर करते हैं, देखो जब हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है यानी सिकुड़ता है तो आर्टरीज के वॉल्स पे प्रेशर ज्यादा लगता है, इसे ही हम बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर, और ये हमेशा ज्यादा होता है। और जब हार्ट रिलैक्स रहता है, ठीक है, तो आर्टरीज के वॉल्स पे कम प्रेशर लगता है, जिसे हम बोलते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। और वो हमेशा डायस्टोलिक जो होगा वो हमेशा कम होगा और सिस्टोलिक हमेशा ज्यादा होगा। जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर वो कितना होता है, आपने सुना होगा 120/80, सुना है 120/80 mmHg। ये क्या है, नॉर्मल बीपी यानी नॉर्मल ब्लड प्रेशर है। क्या बोला मैंने कि हार्ट जब कॉन्ट्रैक्ट करता है, और इसमें वेन का कोई रोल नहीं होता है, ओके, आर्टरीज का सिर्फ रोल होता है। यानी जब वो हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, सिकुड़ता है, तो आर्टरीज के वॉल पे प्रेशर ज्यादा लगता है। वो कितना होता है, 120, जिसे हम क्या करते हैं, 120 को सिस्टोलिक, ठीक है, सिस्टोलिक। और जब हार्ट रिलैक्स रहता है तो आर्टरीज के वॉल पे कम प्रेशर लगता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, डायस्टोलिक। ठीक है, सिस्टोलिक, डायस्टोलिक, ये टर्म याद रखना क्योंकि आपके बुक में भी है, एनसीईआरटी में, और इम्पोर्टेंट है, छोटा सा है, टर्म याद रखना है, ठीक है। और बीपी मशीन का भी नाम याद रखना है, स्फिग्मोमैनोमीटर। ओके, यही था। और ये दोनों आपको समझ में आ गया कि 120/80 mmHg होता है सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर। और अगर ये एक चीज और, बीमारी होता है, किसी को हाइपरटेंशन होता है, किसी को हाइपोटेंशन, मतलब जिसके बॉडी में ब्लड प्रेशर जो ज्यादा हो जाए, मतलब 120 से ज्यादा हो जाए, 80 से ज्यादा हो जाए, 150, 60, 40 हो जाए, और नीचे वाला भी बढ़ जाए, 80 से ज्यादा होकर के 90, 100 ऐसा हो जाए, तो उसे क्या बोलते हैं, हाइपरटेंशन, ठीक है। मतलब आर्टरीज के वॉल्स पे ज्यादा प्रेशर अप्लाई होने लगता है, नॉर्मल से ज्यादा। और हाइपोटेंशन मतलब ये कम हो जाएगा, 120 की जगह पे हो सकता है 100 हो जाए, 90 हो जाए, 80 भी कम हो जाता है, इसे बोलते हैं हाइपोटेंशन। तो इसमें क्या करना चाहिए, हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ओके, तो ये था हमारा ब्लड प्रेशर। अब हम देख लेते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, जो कि हमारा लास्ट टॉपिक है। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, तो इसमें देखना है कि जैसे हमारे बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन हो रहा था ब्लड का, दो चीज मेन थे इसमें, क्या क्या थे, आर्टरीज थे और वेन थे, ठीक है, जो कि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरे बॉडी से हार्ट तक और हार्ट से पूरे बॉडी तक ले जाने का काम कर रहे थे। उसी तरीके से जो ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स में होता है, जैसे कि पानी और खाना का एक जगह से दूसरी जगह जाना, प्लांट्स में वो 2 कंडक्टिंग टिश्यू होते हैं प्लांट्स में भी, जिसके द्वारा होता है, ठीक है। उनमें आर्टरीज और वेन तो नहीं पाए जाते हैं हमारी तरह, तो क्या होते हैं, 2 कंडक्टिंग टिश्यूज, जिनका नाम क्या है, जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक है। जाइलम क्या करता है, आपको याद रखने के लिए, जाइलम में क्या आ रहा है, वर्ड जल आ रहा है, तो जल मतलब पानी, तो पानी को कैरी करने का काम कौन करेगा, जाइलम। और फ्लोएम क्या करेगा, फ्लोएम में फल आ रहा है, फल मतलब खाना होता है, तो खाना को ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन करता है, फ्लोएम। याद रखने का छोटा सा ट्रिक है, ठीक है। जल मतलब जाइलम, जाइलम मतलब जल को कैरी करता है, और फ्लोएम फल, फल यानी खाना को कैरी करता है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट करता है। ओके, तो देखो, और जाइलम जो है वो क्या करता है कि वाटर और मिनरल को रूट से पूरे बॉडी पार्ट में भेजने का काम करता है। ये कैसा होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है, क्योंकि पानी हमेशा ऊपर से नीचे तो नहीं जाएगा, तो नीचे से ऊपर की तरफ बस जाता है, तो कैसा होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है, इसमें एनर्जी का जरूरत नहीं पड़ता है,
ठीक है। मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, मतलब पानी कहाँ से कहाँ फ्लो करता है, जिधर ज्यादा है उधर से कम की तरफ फ्लो करता है, इसे क्या बोलते हैं हम, तो इसे हम ऑस्मोसिस कहते हैं। ऑस्मोसिस में क्या होता है, मिट्टी है, मिट्टी में क्या होता है, रूट्स रहते हैं प्लांट्स के, तो मिट्टी में पानी ज्यादा होता है, तो हमारे पानी की कॉन्सेंट्रेशन हाई है, तो हाई से रूट में कम है पानी, तो कहाँ से कहाँ, तो मिट्टी से रूट में पानी खुद फ्लो कर जाता है, किसके थ्रू, तो ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू। तो इस तरीके से इसमें एनर्जी का जरूरत नहीं पड़ता है, पानी खुद से प्लांट्स में चला जाता है। उस तरीके से जो हमारा फ्लोएम में, यानी कि फ्लोएम में क्या होता है कि फोटोसिंथेटिक जो भी प्रोडक्ट बनता है, फोटोसिंथेसिस के बाद खाना बनता है, फूड बनता है पत्तियों में, वो ऊपर और नीचे दोनों जगह भेजा जाता है, ठीक है, किसके थ्रू, फ्लोएम के थ्रू, जो कि एक कंडक्टिंग टिश्यू है, ठीक है। तो ये दोनों डायरेक्शन में भेजा जाता है, ऊपर भी और नीचे भी, इसलिए जो फ्लोएम में मूवमेंट होता है वो बाई डायरेक्शनल होता है, ठीक है। फ्लोएम का मूवमेंट कैसा होता है, बाई डायरेक्शनल होता है, और इसमें एनर्जी लगता है, ठीक है। एटीपी जो बनाते हैं प्लांट्स से यूज करते हैं, ओके। यहाँ मैं लिख भी देती हूँ पॉइंट्स एक बार, ओके। तो मैंने यहाँ पे सारे पॉइंट्स लिख दिए हैं, एक बार फिर से आपको रिकॉल करवाती हूँ। तो होता है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट, कंडक्टिंग टिश्यू है दो, जाइलम, फ्लोएम। जाइलम जल से याद रखना है, जल को कैरी करता है यानी ट्रांसपोर्ट करता है। फ्लोएम फल से याद रखना है कि फल को यानी कि फूड को, फल यानी कि फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, ओके। तो जाइलम कैरी वाटर एंड मिनरल फ्रॉम रूट टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, ठीक है। इसमें एनर्जी नहीं लगता है, कौन से प्रोसेस से हो जाता है, तो इसमें ऑस्मोसिस से क्या होता है, वाटर पूरे बॉडी में, पूरे प्लांट्स में चला जाता है ऑस्मोसिस के प्रोसेस से। उस यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट होता है इसमें, यानी कि नीचे से पानी हमेशा ऊपर की तरफ बस जाता है, यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट होता है। और इधर है फ्लोएम। फ्लोएम में क्या होता है कि फ्लोएम क्या करता है, कैरी करता है प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, जो भी फोटोसिंथेसिस के बाद जो भोजन बनता है, प्रोडक्ट बनता है लीफ में, उसे लीफ से ऊपर और नीचे दोनों पार्ट में ले जाया जाता है, किसके द्वारा, फ्लोएम के द्वारा, ठीक है। और ये बाई डायरेक्शनल मूवमेंट है, क्योंकि इसमें मूवमेंट ऊपर और नीचे दोनों साइड हो रहा है। इसमें एनर्जी का जरूरत पड़ता है, जो कि एटीपी के रूप में यूज किया जाता है। आई होप कि आपको ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स अच्छे से क्लियर हो गया, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। ऑस्मोसिस क्या होता है बताती हूँ आपको। देखो ऑस्मोसिस में क्या होता है, मान लो ये प्लांट, ठीक है, यहाँ पे मान लो एक प्लांट है, इसकी जड़ें हैं ये, ठीक है, ये क्या है, एक प्लांट, ठीक है। ये प्लांट है, इसकी जड़ें हैं, यहाँ पे क्या है, नीचे मिट्टी है, पानी है, मिट्टी में क्या क्या मिला हुआ है, पानी, मिनरल, सब कुछ मिला हुआ है, ठीक है। तो पानी, ऑस्मोसिस क्या होता है हम लोग ये जान रहे हैं, ठीक है। ऑस्मोसिस का होता है मतलब होता है मूवमेंट, मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, मतलब जहाँ पे पानी ज्यादा है वहां से कम की तरफ मूव करेगा। तो मिट्टी है, मिट्टी में तो पानी आपका ज्यादा रहेगा, कितना रहेगा, ज्यादा रहेगा। और जो पेड़ की जड़ें हैं यहाँ पे पानी कम रहेगा, तो पानी क्या करता है कि ऑस्मोसिस के प्रोसेस के थ्रू मिट्टी से कहाँ पे ट्रांसफर हो जाता है, पानी कहाँ पे ट्रांसफर हो जाता है, तो जड़ में, ठीक है, प्लांट के जड़ में चला जाता है। तो हाई था यहाँ पे मिट्टी में पानी का अमाउंट, लो कहाँ पे था, पेड़ के जड़ों में, तो हाई से लो में खुद फ्लो कर जाता है। तो इस तरीके से ऑस्मोसिस प्रोसेस से पानी जो है वो प्लांट्स को मिल जाता है बिना एनर्जी लगाए, ठीक है, खुद से चला जाता है। ये था ऑस्मोसिस का प्रोसेस कैसे होता है प्लांट्स में। आई होप कि आपको ये पूरा टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया।